क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन के 25 जुलाई वाले मॉर्निंग अटेम्प्ट में। क्वेश्चन आपसे कहता है स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ रबर कैटापल्ट। कैटापल्ट का मतलब है गुलेल जो है वह, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वी शेप का एक लकड़ी का फ्रेम होता है और यहाँ पे जो है एक रबर बैंड जो है बांधी जाती है। यहाँ पे एक स्टोन को हम होल्ड करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं और रिलीज कर देते हैं, तो ये पत्थर जो है ऐसे इस वी में से निकल के सामने जाके गिरता है। तो जो रस्सी यहाँ पे लगी हुई है रबर की, वो उसका लेंथ है 0.1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर stretched by an amount of 0.04 meter. The velocity of the projected stone is equal to। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रस्सी है इसका जो टोटल लेंथ है वो है 0.1 मीटर के बराबर और उसको स्ट्रेच किया जाता है 0.04 मीटर। यंग्स मॉडुलस मुझे दिया हुआ है और एरिया के बारे में बात करें, एरिया भी मुझे दिया है 10 to the power -6। तो मैं ये बता सकता हूं कि इस इतना लेंथ में चेंज करने के लिए कितना फोर्स मुझे इस्तेमाल करना हुआ होगा। ये इसलिए और निकाल सकते हैं बिकॉज जब हम गुलेल की इस रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब हुक्स लॉ जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है वो उसके अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो हुक्स लॉ है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो पहला जो पार्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये जो रीजन होता है उसे इलास्टिक रीजन भी कहा जाता है कि इसके अंदर यदि इतना स्ट्रेन ही हमने लाए हैं तो वापस छोड़ने पर फोर्स हटाने पर वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो हम इस लिमिट के लिए, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के लिए हुक्स लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट है उसको हटा के हम यंग्स मॉडुलस वहां पे रख देते हैं। तो हुक्स लॉ मैं लगा सकता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू f अपॉन a और यहाँ आ जाएगा आपके पास l अपॉन डेल्टा l। तो यहां से आपको f की वैल्यू मिल जाती है ya डेल्टा l डिवाइडेड बाय l। तो यंग्स मॉडुलस है आपके पास हाफ इंटू 10 to the power 9 इंटू एरिया जो है आपके पास है 10 to the power -6 इंटू डेल्टा l जो है आपके पास है 0.04 मीटर तो 4 इंटू 10 to the power -2 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज 10 to the power -1। तो यहां से सॉल्व करिए इसे, 2 से चला गया 2 बार, 10 to the power -1 से 10 to the power -2 भी चला गया तो -3, एक सेकेंड, -1 से -2 नहीं, यहाँ पे बचेगा -1 और -1 और -6 कितना हो जाएगा -7 और यहाँ 10 to the power 9 इंटू 10 to the power -7 विच इज 10 to the power 2। तो आंसर आपको मिल जाएगा 200 न्यूटन के बराबर। तो 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया गया होगा और यहाँ पे ये जो रबर बैंड है इलास्टिक लिमिट में काम कर रही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ फोर्स की जो वैल्यू होने वाली है वो kx के बराबर होने वाली है। फोर्स की वैल्यू kx के बराबर होगी तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाती है फोर्स अपॉन x के बराबर। फोर्स इज 200 डिवाइडेड बाय x जो है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, x इज चेंज इन लेंथ विच इज 0.04 मीटर। तो 0.04 मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल चला जाएगा, 4 से गया है 50 बार और ये मिल गया आपको 5000 आपको मिल जाता है न्यूटन पर मीटर के बराबर k की वैल्यू। अब हमें स्पीड निकालनी है, कितनी स्पीड से जो हमारा पत्थर है प्रोजेक्टेड स्टोन वो कितना होने वाला है। तो यहाँ देखिए जब मैं इस रबर को स्ट्रेच करता हूं तो जो एनर्जी, जो एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको यूज कर रहा है वो अपनी एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर कर देता है और अब यहाँ पे रख दिया जाता है एक स्टोन। अब वो जैसे ही स्टोन को छोड़ा जाता है, इस रस्सी को छोड़ा जाता है, रबर बैंड को छोड़ा जाता है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि हाफ kx स्क्वायर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है और वो एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है हाफ mv स्क्वायर में। तो ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं उसे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहें उसको लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्जन की तरीके से लिख सकते हैं। टोटल ये एक्सप्रेशन जो है हमें मिलना चाहिए। सो हाफ से हाफ चला गया, k की वैल्यू हमारे पास है 5000 इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर है। सो इट्स 4/100 इंटू 100 इंटू 4
और यहां से मास से भी डिवाइड कर दीजिए इसे। मास कितना है इसका? 20 ग्राम इसका मास है। सो 20 इंटू 1000 आप इसे कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है स्टोन की। सॉल्व करेंगे इसे बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 से ये 50 है तो ये 25 बच गया। सो 25 और 16 आपको मिल रहा है यहाँ पे। सो 5 इंटू 4 आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड से ये जो स्टोन है वो निकलेगा इस रबर बैंड से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3000, 7 to 20 को 2000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम चलते हैं अगले एक सवाल की तरफ, जो देखने में काफी ऐसे भारी भरकम लग रहा है। अच्छा है तो अच्छा सवाल पूछ लिया। तो 25 जुलाई इवनिंग में ये पूछा गया है। In the given figure, two wheels P and Q are connected by a belt B. तो एक बेल्ट के जरिए इन दोनों व्हील्स को बांध दिया जाता है। Radius of P is 3 times as that of Q. In case of same rotational kinetic energy, the ratio of rotational inertias will be equal to x is to 1. Find the value of x. तो कहा जाता है कि इन दोनों का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एक समान है। तो बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का रेशियो कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम की। ये पर्टिकुलर सिस्टम आपने जरूर देखा होगा। कहां देखा होगा? यदि आप कहीं शादी में गए हो या फिर एक छोटे से फंक्शन में गए हो तो एक ग्रीन कलर का एक जनरेटर रखा होता है, डीजल जनरेटर होता है, डीजल से चलता है। डीजल, कभी कभी इसमें केरोसिन भी डाल देते हैं। डीजल जनरेटर होता है, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर का उस पर पेंट होता है और उसके अंदर ऐसा चक्का जो है लगा होता है और ये एक रबर की जो एक बेल्ट से बंधा होता है। ये छोटा पहिया होता है, बड़ा पहिया होता है। ऐसे आप यदि ध्यान दें तो आपकी जो बाइसिकल है या आपकी मोटरसाइकिल है उसमें भी बिल्कुल सेम फंक्शन होता है, बट वहां पे यहाँ पे ग्रूव्स लगे होते हैं। ऐसे ग्रूव्स यहाँ पे बने होते हैं। एक फ्रंट स्प्रॉकेट होता है, वो काफी थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे पैडल अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे पैडल अटैच्ड होते हैं। और ये जो है रेयर स्प्रॉकेट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। सब जानते हैं ये एक राउंड मारेगा तो ये जो है थोड़े से ज्यादा राउंड जो है मारता है। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो जब ये मोशन में होगा, पूरा सिस्टम मोशन में होगा, तो ये लेट्स से रोटेट होता है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये वाला जो स्प्रॉकेट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा होगा और ये जो बेल्ट है ये इस तरीके से चल रही होगी। बेल्ट के बारे में मैं कह सकता हूं कि बेल्ट हमेशा टॉट रहती है। तो इस वाले पार्ट का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इस वाले पार्ट का जो स्पीड है वो बराबर रहने वाला है। जितनी स्पीड से ये जाएगा, जितनी स्पीड से ये आगे बढ़ेगा, उतनी स्पीड से 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 आगे, उतनी स्पीड से आगे। बिकॉज ये जो चेन है ये ना तो स्ट्रेच हो सकती है ड्यूरिंग द मोशन, ना ये कंप्रेस हो सकती है। इसके किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन है, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसका जो लीनियर स्पीड है हर एक पार्टिकल का वो एक समान रहने वाला है, एक समान रहने वाला है। तो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का वेलोसिटी मैं कह सकता हूं किसके बराबर होने वाला है, आर ओमेगा के बराबर। और इस वाले पार्ट का जो स्पीड है मैं कह सकता हूं कितना होगा, स्मॉल आर इंटू ओमेगा के बराबर। ओमेगा इसका अलग है, ओमेगा इसका अलग है, इसका रोटेशन का जो स्पीड है अलग है, इसका अलग है, रेडियस अलग अलग है, लेकिन जो लीनियर स्पीड है इन दोनों पार्टिकल्स की वो बराबर है।
ठीक, इसको R2 ओमेगा 2 कह देते हैं, इसको R1 ओमेगा 1 कह देते हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन ये लगाना है दैट R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2। तो इसका रेडियस है जो P का वो है 3R के बराबर, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 के बराबर मान लेता हूँ, इज इक्वल टू इसका रेडियस है R, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 मान लेता हूँ। R से R चला गया, सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू 3 आपको ये मिल जाता है। अब बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की। अच्छा एक चीज और, एक रिलेशन और हमें दिया है कि इनका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होने का मतलब है हाफ इंटू I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 1 जो लेफ्ट वाला है व्हील विच इज P, और ये Q के लिए है, P के लिए, Q के लिए, हाफ से हाफ चला गया। ओमेगा 1 स्क्वायर की यदि बात करें, ओमेगा 1 स्क्वायर जो है, ओमेगा 2 की बात कर लेते हैं, ओमेगा 2 इज 3 ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 को लिख सकता हूं मैं 9 ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है I2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ओमेगा 1 स्क्वायर से ओमेगा 1 स्क्वायर चला जाता है, I1 बाय I2 की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है 9:1 के बराबर। तो आपसे जो x की वैल्यू पूछी गई है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 के बराबर। तो समझ गए, ऐसा जब भी आपके पास सवाल आए उसमें आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जो बेल्ट यहाँ पे बंधी है, बेल्ट के हर एक पार्ट का जो लीनियर स्पीड है दैट हैज टू बी सेम। ठीक है, यदि सेम नहीं होगा तो या तो ये ऐसे ये स्लैक होने लग जाएगी या ये टूट जाएगी रस्सी, ये होने वाला है यदि स्पीड हर एक पार्ट का समान नहीं रहेगा तो। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो जेईई मेन 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। अ स्विमर wants to cross a river from point A to point B। तो अब तक जितने भी सवाल, मैक्सिमम सवाल जब हम करते थे रिलेटिव मोशन में, तो इसमें A यहां होता था, B यहां होता था, या तो पार्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में से पार करता था या पार्टिकल इसे शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है कि पार्टिकल जो है, ये पर्सन जो है, ये इस रास्ते, इस पर्टिकुलर रास्ते के अलॉन्ग ट्रेवल करना चाहता है। टाइम वाइम कुछ भी लगे कोई परवाह नहीं, लेकिन रास्ता एग्जैक्टली ये होना चाहिए ए से बी। तो लाइन ए बी 30 डिग्री एंगल बनाती है फ्लो ऑफ वाटर से, हॉरिजॉन्टल से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। तो जो स्विमर की वेलोसिटी है रिवर में, वही रिवर की वेलोसिटी के बराबर है, सॉरी स्पीड के बराबर है, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है तैरने की वो और रिवर का जो स्पीड है वो बराबर है। तो पूछा गया है कि थीटा ए बी लाइन के साथ कितना बनाते हुए वो तैरे जिससे स्विमर बी पॉइंट पर पहुंच जाए। इसको पहुंचना है यहाँ पर, तो कितना एंगल बनाते हुए इसको तैरना चाहिए। तैरने का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कितना एंगल बनाना चाहिए ए बी से जिससे ये बी पॉइंट पर पहुंच जाए। तो देखिए, हम मान लीजिए दूर से इस पूरे नजारे को देख रहे हैं, तो हम ग्राउंड पे बैठे हुए इसको देख रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होना चाहिए। तो हमारा एम क्या है कि इसका जो रास्ता ये है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। हमारे पास दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास है। इन तीनों की सहायता से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं एक बात जानता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground minus velocity of river with respect to ground। तो velocity of man आपको ये मिल जाता है VMR plus VR। तो यदि मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देता हूं तो मुझे ये वेक्टर मिल जाना चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये VR वेक्टर है और ये हमारे पास VMR वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है which has to be the VR वेक्टर, VM वेक्टर, ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो एक बात मैं जानता हूं कि यदि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दिस वेक्टर मस्ट बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। तो इस लाइन ए बी से जो ये एंगल बनाना चाहिए VMR को, दैट हैज टू बी 30 डिग्री। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री के बराबर। तो बेसिकली आपको इन सवालों में करना क्या होता है, आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रास्ता पता है, यार ये ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा, तो उस रास्ते के अलोंग उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होना चाहिए। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी निकाल लीजिए, विच इज द समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स
और इन दोनों वेक्टर्स को आपको मैनेज करना है, ठीक है। ये तो जनरली कांस्टेंट होता है, रिवर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, बट वीएमआर वेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं बाय द डायरेक्शन। हम इसकी डायरेक्शन जो है बदल सकते हैं कभी भी, इधर चलें, इधर तैरें, इधर तैरें, इधर तैरें, इधर तैरें, कहां पे स्विम करना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग। कि जो बंदे को लगता है यार मैं इस डायरेक्शन में मुंह करके तैरूंगा, तो ये वीएमआर का डायरेक्शन है, इसको हम वेरी कराते हैं और वीएम वेक्टर जो है वो चेंज होता रहता है।